नमस्कार। आज का जो इश्यू है वो है बांग्लादेश का। आप लोग परिचित ही होंगे कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद वहाँ तख्ता पलट हो गया है, भारत में आ गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी सरल सी घटना है कि जनता एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ उठ खड़ी हुई और जनता उठ खड़ी हुई इसलिए प्रधानमंत्री ने जो है वो देश छोड़ दिया? ऐसे आप विचार मत करिए। प्रधानमंत्री का साथ सेना ने छोड़ा। पहली बड़ी बात, सेना ने 45 मिनट का समय दिया कि आप बस 45 मिनट में इस देश को छोड़ दीजिए। सेना ने क्यों साथ छोड़ा? सेना ने इसलिए साथ छोड़ा कि पिछले 2 महीने से वहाँ छात्र आंदोलनरत थे और प्रधानमंत्री ने एक ईगोइस्ट अप्रोच अपनाया और छात्रों से कोई बातचीत तक नहीं की। कोर्ट ने इंटरफियर किया। छात्र क्यों आंदोलनरत थे? छोटी सी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि उसकी है। असल में वहाँ 1971 में जब आज़ादी मिली उसके बाद से ही जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान किया, शामिल हुए, जेल गए, उन सबको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता था। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि उनको जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके डिपेंडेंट को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। कुल रिजर्वेशन 56% हो गया। इसको लेकर छात्रों में आक्रोश था। देखिए, रिजर्वेशन अकेला एक इश्यू नहीं है। जब भी इस तरीके के कोई आंदोलन होते हैं सरकारें तुरंत आंदोलनकारियों से संवाद करें। पता नहीं क्यों संवाद करने की जगह प्रधानमंत्री के मुंह से एक बयान निकला कि ये जो आंदोलनकारी हैं वो देशद्रोही, और इसको फिर उनकी पूरी मंत्रिपरिषद रिपीट करने लगी। और अंत में कोई संवाद बनाने की जगह है, कोई डायलॉग बनाने की जगह है, ईगोइस्ट बयानों की श्रृंखला चल पड़ी। और ये जो रिजर्वेशन कैंसिल किया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया और बाद में रिजर्वेशन तो घटाकर मात्र 10% कर दिया गया, बल्कि उससे भी कम 7% सिर्फ कर दिया गया। छात्रों को तो शांत हो जाना चाहिए था अगर इतनी सी बात है। लेकिन उसके बाद 21 जुलाई के बाद ये घटना जो है वो 5 अगस्त को क्यों हो रही है, 2 हफ्ते बाद? इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं। थोड़ा सा विचार करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से कटकर 1971 में बना। 1975 में वहाँ पहला मिलिट्री कूप हुआ था जिसमें वहाँ के निर्माता, वहाँ के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। उसके बाद 1990 तक वहाँ सैन्य शासन ही रहा। कुल मिला के लोकतंत्र उनकी जड़ों तक नहीं पहुँच पाया। 90 के बाद से लगातार लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं जिनमें 5 साल छोड़कर सिर्फ 5 साल सत्ता अधिकांशतः जो है शेख हसीना वाजेद की पार्टी के पास ही रही है। अब वो एक अलग बात है कि वहाँ की 2 प्रमुख पार्टियों में एक शेख हसीना की अवामी लीग है जिसको प्रो इंडिया माना जाता है, लेकिन इंडिया कोई डिटर्मिनेंट वहाँ नहीं बना हुआ है कि इसलिए जनता जिता देती कि प्रो इंडिया। और एक बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी। उनके पति जियाउर रहमान वहाँ तानाशाह रह चुके हैं। उनको पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने वाला माना जाता है। तो कभी अगर वो सत्ता में आई है तो ये मत यहाँ से बैठे बैठे सोचिएगा कि इसलिए बांग्लादेश की जनता जिता दे रही कि ये पाकिस्तान समर्थक है। जनता के हर जगह अपने इश्यू, अपने हित होते हैं। कौन मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर लेता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये। शेख हसीना की इस बार के शासन में 2009 से लगातार पिछले 15 वर्षों सत्ता में एक आप देखिएगा विकासशील देशों की एक बहुत बड़ी कमजोरी बनती चली जा रही है। सत्ता पूरी तरीके से देते हैं, पूरी तरीके से छीन भी लेते हैं। जबकि आप देखिए डेवलप्ड कंट्री ब्रिटेन को देखिए, आप बारी बारी से 5 साल इनको, 5 साल उनको, इस तरीके से सत्ता देता रहता है। तो जनता को अपने आक्रोश को व्यक्त करने का विधिवत अवसर मिल जाता है। हमारे यहाँ होता क्या है, लगभग पोलराइजेशन की स्थिति आ जाती है। 10-10, 15-15 साल एक दल को सत्ता मिलती चली जाती, आक्रोश भी उभरता चला जाता है। और आप जानते हैं मनुष्य जब लगातार सत्ता पाता तो अहंकार दिखता है उसके अंदर। शेख हसीना वाजेद 15 साल से प्रधानमंत्री थी। अभी पिछले दिनों के इलेक्शन में तो लगभग एक तरफा जीत उनको मिली थी। और पिछले कार्यकाल में जैसे उन्होंने शासन किया उसको बहुत अच्छा लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा जाएगा। विपक्ष की सारी पार्टियों को बैन लगा देना, एक एक करके चुन चुन के विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, यहाँ तक कि सिर्फ आपसे सहमत नहीं है इसलिए
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को, जिन्होंने 50 लाख लोगों की ज़िंदगी माइक्रो फाइनेंस के द्वारा छोटे छोटे ऋण देकर सुधारी थी। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर मोड़ी थी। अब वो शेख हसीना से सहमत नहीं है, इसलिए ऑडिट किया गया और पाया गया कि कोई एक लोन ऐसा दे दिया था उन्होंने कि उस पर ब्याज ज़्यादा ले लिया था, उनको जेल में डाल देना। तो सत्ता का अहंकार जो होता है वो एक लिमिट के बाद जो है वो बर्दाश्त नहीं करती है जनता। अभी कुछ महीने पहले जो चुनाव है उसको पूर्णतः निष्पक्ष चुनाव नहीं कहेंगे, वो चुनाव भी कुछ ऐसे चुनाव थे कि विपक्ष की सारी पार्टी इस पर बैन था। तो एक तरफा जीत तो मिलनी थी शेख हसीना को, लेकिन लगातार आंदोलन, सेना ने साथ छोड़ दिया। सेना का किसी भी देश की राजनीति में बहुत सक्रिय हो जाना खतरनाक होता है। सेना को इसलिए राजनीति से मुक्त रखा जाता है। किसी वेस्टर्न कंट्री में बताइए कि सेना राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफियर करती हो। अब यहाँ सेना ने भी साथ छोड़ दिया, तब इन्होंने देश छोड़ा। अगर ये जनता से सीधे संवाद कर देती, इतनी लोकप्रिय थी कि लगभग सारी सीट संसद की पा चुकी थी पिछले चुनाव, तो खुद संवाद करना चाहिए। सत्ता में आने के बाद व्यक्ति को विनम्र होना पड़ता है, जनोन्मुखी होना पड़ता है। थोड़े बहुत आर्थिक कार्य उन्होंने किए थे, लेकिन इसके आधार पे इतना ईगोइस्ट हो जाना कि जो विरोध कर रहा है उसको देशद्रोही कह देना, ये कोई लोकतांत्रिक लक्षण नहीं। अब ये बात जो होनी थी वो तो हो गई, अब क्या होगा? अभी तो फिलहाल शेख हसीना भारत में है। देखिए भारत में शरण लेती या बाहर जाती, ब्रिटेन ने तो मना कर दिया शरण देने से। लेकिन अगर वहाँ चीन और पाकिस्तान अधिक सक्रिय हुए, और ऐसा माना जा रहा है कि चीन खूब इंटरेस्ट ले रहा है म्यांमार में, फिर नेपाल में, फिर उसी प्रकार से मालदीव में चीन की सक्रियता ने हमारे लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बनाई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पहले से ही हमारे विपरीत चल रहे हैं। बांग्लादेश ही एकमात्र भरोसेमंद था, वो भी हाथ से निकलता जा रहा है। तो उससे होगा क्या कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हो सकता है कि एक ध्रुवीकरण का शिकार बन जाए, उसका उत्पीड़न हो, और उस उत्पीड़न को भारत की राजनीति में भी कैच कराने की चेष्टा की जा सकती है। एक ऐसा मुद्दा ये बन चुका है जिसमें हमारे लिए स्थितियाँ चुप होकर बैठने की नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया था। 71 के पहले हमारी स्थिति कुछ ऐसी थी, जरा सी सनसनी होती थी तो हमें आज के पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर, और आज जो बांग्लादेश है तब वो पाकिस्तान का हिस्सा था, उसकी सीमा पर फोर्स तैनात करनी पड़ती थी। हमारी सेनाएं बिखर जाती थी, फिर चीन थोड़ा दबाव क्रिएट कर देता था तो उसकी सीमा पर भी हमें फोर्स लगानी पड़ती थी। अच्छा खासा खर्च हमारा इस उद्देश्य जा रहा था। अब हमारा इतना अशांत पड़ोस ये कोई सुखद लक्षण नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको नज़र रखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ऐसा न हो कि बांग्लादेश की आगे वाली हरकतों का प्रयोग भारत में राजनीतिक लाभ के लिए किया जाना लगे, क्योंकि ये कोई ऐसी मामूली घटना नहीं है। एक देश जिसके चारों ओर के सभी देश अशांत हो चुके, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकतांत्रिक भावनाएं अभी भी उन देशों को सीखने की ज़रूरत है, अपनी जनता को शिक्षित समझदार बनाने की ज़रूरत है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ समझें। विरोध डेमोक्रेसी की, स्वस्थ डेमोक्रेसी की पहचान होती। विरोध करने वाले को सिर्फ कुचल डालेंगे, विरोध को ख़त्म कर देंगे, ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी अस्थिरता इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र अपनी जनता तक पहुंचाया ही नहीं। किसी व्यक्ति का ताकतवर हो जाना और पूरे सिस्टम को व्यवस्थित कर देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप कल्पना करिए कि ब्रिटेन में कोई एक व्यक्ति ब्रिटेन की पहचान बनता है, या कभी ऐसे प्रस्तुत किया जाता है एक व्यक्ति ब्रिटेन की पहचान नहीं। ब्रिटेन की पहचान ब्रिटेन की जनता है। भारत की पहचान भारत की जनता होनी चाहिए। भारत की पहचान भारत का संविधान होना चाहिए। और यही अगर लोकतांत्रिक भावनाएं हमारे पड़ोसी देशों में रहेंगी, तभी एक स्वस्थ दक्षिण एशिया का निर्माण हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मैसेज आप तक पहुँच रहा है। धन्यवाद।